होमवर्क में डाउट। एक्सरसाइज वन का कौन सा? हाँ जी, कौन सा डाउट है? एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, ये रोटेशन का पूछ रहा है। तेरे को डाउट बेटा काइनेमेटिक्स में या रोटेशन में? अच्छा ठीक है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? तो काइनेमेटिक्स का एक्सरसाइज वन क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान देना सब लोग। ये क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन है कि इंसान 5 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप पीछे आया, तो 11वें नंबर पर एक गड्ढा है, तो उस गड्ढे में वो कितने सेकंड में गिर जाएगा। और हर स्टेप में उसको 1 सेकंड लगता है, ऐसा बोला गया है। तो ध्यान देना, इन क्वेश्चनों को करने का सबसे अच्छा तरीका है नंबर लाइन। बेटा मैंने एक नंबर लाइन बनाई और एग्जैक्टली 11 नंबर पर एक गड्ढा बना दिया। क्या ये नंबर 0? सबसे पहले वो 5 आगे गया, 3 पीछे आया, तो टोटल कितने स्टेप चला? 8। और 8 स्टेप चलने के बाद वो नंबर 2 पर आ गया। क्या नंबर 2 तक उसके पास कितने सेकंड हो गए? फिर वो 5 आगे गया, कहां तक? 7 तक। फिर 3 पीछे आया, 4। अभी भी 8 सेकंड और हो गए। फिर 4 से 5 आगे गया, कितना? 9। 9 से 3 पीछे आया, वापस 8 सेकंड लग गए। फिर यहां से 5 आगे गया और वो गिर गया। तो जितने स्टेप आगे गया, क्या उतने सेकंड उसको लग गए? तो टोटल 24 + 5 29 सेकेंड्स। हाँ जी, आपका क्वेश्चन बताए। क्वेश्चन बोल। ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल मोशन इज डबल्ड, is kinetic energy become halved, then its angular momentum becomes, बेटा एंगुलर मोमेंटम इज mvr या फिर आई ओमेगा। अब बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन डबल कर दिया। फ्रीक्वेंसी डबल करने का मतलब है ओमेगा डबल हो गया। और काइनेटिक एनर्जी हाफ, तो एंगुलर मोमेंटम बिकम। तो क्या अपने पास एक फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू L² / 2I। करेक्ट। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? आपसे पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दिया। साहिल, ये तो मैं भी पढ़ सकता हूँ ना। यार तू बता ही नहीं रहा, तू साहिल है यार। वो है। हाँ जी। हाँ भाई, काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई, तो एंगुलर मोमेंटम पे क्या इफेक्ट आएगा? पर आपको ये तो नहीं मालूम कि आई पे क्या इफेक्ट आया। आई का इफेक्ट भी तो देखना पड़ेगा। आई का इफेक्ट कैसे दिखेगा? पता नहीं चल रहा कुछ भी। किसी ने करा इस क्वेश्चन? बाकी लोगों ने? ठीक है, ध्यान देना।
अरे भैया इतनी बातें क्यों कर रहे हो? क्या वो तेरी क्लास पीछे लग रही है क्या? आगे आ जा। कॉपी है क्या तेरे पास कोई? हाँ जी। ध्यान देना। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल मोशन इज डबल्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल मोशन को डबल कर दिया, ये 2 टाइम्स हो गया। ठीक है। आई पे क्या इफेक्ट आया वो चेक कर सकते हो। तो क्या इस एल को आप नया एल डैश भी लिख सकते हो? काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? हाफ। तो इफेक्ट क्या आएगा वो यहां से मेजर हो जाएगा। एल ओल्ड स्क्वायर इक्वल्स टू के ई ओल्ड का स्क्वायर या के ई ओल्ड बाय 2 आई। एल न्यू इक्वल्स टू के ई न्यू। क्या हुआ? इंटू इंटू 2 आई। ठीक है। अब इतना सा सोचिए, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज आया नहीं आया, बस ये सोचना है। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज आया? नहीं आया। आया नहीं आया। ओमेगा चेंज हो गया उसका। अरे ओमेगा चेंज हो गया। क्या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हो? सोच नहीं पा रहा है तो लगा सकते हैं। क्या होता है? I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। क्या जो ओमेगा डबल हो गया तो उसके कारण आई चेंज हो गया होगा? तो जो आई का चेंज आया वो यहाँ रिप्लेस करो, और जो नई काइनेटिक एनर्जी आई वो भी यहाँ रिप्लेस कर दो, और दोनों का रेशियो ले लो। हाँ जी। नेक्स्ट। और कोई डाउट किसी को? एक्सरसाइज 2 का 13 13। ओके, शायद ये पहले डिस्कस हो गया था जितना मुझे याद है। ये तो डिस्कस हो गया था क्लास में। सॉलिड सिलेंडर mr² बाय 2 हो गई सी। The value of alpha for which angular momentum about origin is conserved। तो कंजर्व तब होता है जब टॉर्क 0 होता है। तो R क्रॉस F को इक्वल टू 0 कर दो। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? डब्बा बना के, IJK वाला। ठीक है बात। Center of mass of a body is the point at which the total gravitational torque on the body is 0। It can be possible, जरूरी नहीं हर बार हो, पर बस बेस्ट ऑप्शन चूज करने के लिए उसको मानना पड़ रहा है। हाँ जी। बढ़ जाऊं आगे। होमवर्क में क्वेश्चन दिया था कौन सा? मिड वाला। ध्यान देना उस क्वेश्चन पे। उस क्वेश्चन में आप पॉइंट ए या पॉइंट बी, यहाँ की वेलोसिटी v1, यहाँ की वेलोसिटी v2, पूछा है v मिड कितना होगा। क्या इतनी बात पक्की है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो यहां से लिख सकते हैं? दोनों साइड का एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट। क्या जितना यहां चला उतना भी यहां चला? यहां से एक्सेलरेशन निकाल लो, यहां से एक्सेलरेशन निकाल लो, क्या दोनों को इक्वेट कर दो, बिकॉज एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। यहाँ का एक्सेलरेशन कितना आएगा विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन? क्या फाइनल माइनस इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2 है। तो v मिड का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन 2d इक्वल्स टू v2 का स्क्वायर माइनस v मिड का स्क्वायर बाय 2d। सही है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आते हैं v² = u² प्लस 2s। 2d कैंसिल हो गया। यहां से लिख सकता हूं v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 वे मिड का स्क्वायर, और आंसर विल बी v2² माइनस, माइनस से प्लस आएगा, प्लस आएगा अपॉन 2। हाँ मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था। वी मेड।
हाँ जी, आगे बढ़ जाए। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कल की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन पढ़े थे? लिखना। इफ x इक्वल्स टू, फाइंड v and a at t इक्वल टू 1। पहले कैलकुलस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको वेलोसिटी और एक्सलेशन बताना है एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। बेटा बातें करने का टाइम नहीं है, 3 क्वेश्चन आपके पास। पहले वाला हो गया क्या? एक्स दे रखा है, क्या v और a निकाल लेंगे? तो v कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएशन। कितना आएगा? 60 + 2 +3t² +0। एक्सलेशन कितना आएगा? 6 + 0 + 60। दोनों के अंदर t की वैल्यू 1 रख देंगे। v बराबर 6 + 2 + 3, 11 मीटर पर सेकंड आ रहा है बेटा। और यहां पर भी एट t इक्वल टू 1 रख देंगे, तो a बराबर 6 + 6, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सेकंड वाले पे आ गए? सेकंड वाले में याद करिए, एक्सप्रेशन एक फॉर्मूला होता है v/dv/dx, उसके थ्रू ट्राई करें। हाँ जी, सेकंड वाला हुआ। v इक्वल्स टू अल्फा रूट एक्स। क्या यहां से
एक्सप्रेशन का फॉर्मूला दिया v dv बाई dx, इसके अंदर वैल्यू रखी, तो v की वैल्यू अल्फा रूट एक्स, और डिफरेंशिएशन करना है अल्फा रूट एक्स का। अल्फा इज कांस्टेंट, तो अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, क्या एक्स की पावर हाफ एक तरीके से, एक्स की पावर हाफ है तो हाफ आगे एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगी। कितने लोगों को डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आया, वापस कर सकते, सबको आ गया? ये दोनों कट गए। आंसर इज अल्फा स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब यहां से एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया है। अब आपको पूछा गया एक्स टी रिलेशन, तो एक्स और टी का रिलेशन, तो v इक्वल्स टू अल्फा रूट एक्स है। क्या v को मैं लिख सकता हूं dx बाई dt, अल्फा रूट एक्स, और x वाली टर्म एक साइड लिया है और एक साइड t वाली टर्म लिया है, क्या दोनों साइड अब इंटीग्रेट, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या एक तरीके से इसको आप ऊपर लिख सकते हो x की पावर माइनस हाफ। बेटा ये मैंने जानबूझ के इंटीग्रेशन नहीं करा, बस तुम्हें समझाने के लिए कि ऐसा होगा। और यहाँ अल्फा कांस्टेंट और dt का क्या होगा, t, ये तो होगा ही होगा। सबको यहाँ तक क्लियर है? अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, तो x की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन अल्फा टी। क्या रूट एक्स और ये टू पर आ जाएगा इक्वल टू अल्फा टी। क्या यहां से x की वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बटा 4, ये एक आंसर आ गया। क्या x और t में रिलेशन आ गया? समझ में आया या नहीं आया? सिमिलरली अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो v आ जाएगा टाइम के फॉर्म में। क्या अल्फा स्क्वायर कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t। सही है, तो वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। और एक बार और डिफरेंशिएशन कर दोगे तो a विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2। अब सोचिए यहां से जो a आया और यहां से जो a आया, दोनों सेम ही तो है, क्योंकि आप dv बाई dt से सॉल्व करो या v dv बाई dx से सॉल्व करो, बात एक ही होती है। क्या सबको समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन? पहले ये वाला क्वेश्चन कर लिया क्या? सब लोग फटाफट ट्राई करें इस क्वेश्चन। कोई कॉपी कर रहा है इस पार्ट को? एनीवन?
हाँ भाई, इसका आंसर आ गया सबका? क्या आप इस इक्वेशन को दो अलग पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं? यहां से वी वाई आ गया 40, वी एक्स आ गया 4। तो एट टी इक्वल टू 1, वी वाई इज 4, वी एक्स इज 4। तो v इज अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आंसर इज 4√2। एंड आपको एक्सप्लोरेशन बोला गया, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए वाई 4, ए एक्स 0। अच्छा बताओ ए एक्स 0 क्यों हुआ? क्योंकि वेलोसिटी कैसी थी? कांस्टेंट। तो जो एक्सप्लोरेशन आएगा वो अंडर रूट ऑफ ए वाई का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर होगा, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर, एक वाई एक्सिस पर एक एक्स एक्सिस पर है। तो ये वैल्यू डिफरेंशिएशन। किसी को डाउट है पूछ सकते हैं। वी वाई वी एक्स आ गया, टाइम की वैल्यू रखने इसके बाद क्या उनकी वेलोसिटी आ गई 1 सेकंड पर। ठीक है, फिर आपसे ये बोला मैग्नीट्यूड निकालना है। वी वाई का मतलब है जे कैप, वी एक्स का मतलब है आई कैप। तो अपन ने क्या लिख दिया? अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और एक्सलेशन कहां से निकाला? जो वी एक्स और वी वाई की इक्वेशन है उनको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया। क्या क्वेश्चन टफ हो गई क्या? हाँ। क्या ये सॉल्व कर लिया या कर रहे हैं? फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0। तो क्या अपन लिख सकते हैं? v इक्वल्स टू 3t² माइनस 6t प्लस 1 प्लस 0। एक्सेलरेशन इज 6t माइनस 6 प्लस 0। और इन्होंने बोला एक्सेलरेशन को 0 कर दो, तो क्या है पूरी टर्म को इक्वल टू 0। तो 6t बराबर क्या हो गया? 6t बराबर क्या हो गया? क्या सबको स्टेप समझ में आई है? अब जो ये टाइम की वैल्यू है वो कहां रखेंगे? क्योंकि अपने को क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो टी की वैल्यू 1 सेकंड यहां रख देंगे। तो आंसर विल बी v इक्वल्स टू 3 into 1, 6 into 1 प्लस 1, 3 - 6 + 1 -2 मीटर पर सेकेंड। अरे मैच कर रहा है। सब लोग ट्राई करें, देखते हैं। हाँ भाई, करा ये वाला? कर लिया सबने? किसी के लिए वेट करना है तो रुक सकता हूँ, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो।
कितने लोगों ने ट्राई कर लिया? ओके, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिएगा, बोला वेलोसिटी बिकम्स जीरो। वेलोसिटी बिकम जीरो मतलब v बराबर 0 - 12 + 60। पहले मैंने वेलोसिटी निकाली, क्या करके? डिफरेंशिएशन करके। अब वेलोसिटी को जीरो कर दिया, तो -12 + 60। क्या 12 बराबर 60 आ गया, और t बराबर कितना आ गया? 2। ये पहली स्टेप। जब t 2 हुआ, तो क्या तब गाड़ी रुक गई? क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। तब तक उसने कितना कवर कर लिया? तो इस x के अंदर 2 पुट कर देता हूं। पुट t = 2 इन इक्वेशन ऑफ x। तो x बराबर 20 - 12 × 2 + 3 × 2 का स्क्वायर। तो यहां से कितना आया? कितना आया? 8। 20 - 24 + 12। 8 है। इसका डिस्टेंस तो 8 होना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये 8 पोजीशन है। क्या है? पोजीशन। ये डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, डिस्टेंस भी नहीं है। अपन ये मान के चल रहे हैं कि हाँ ये मोशन थ्रू आउट स्ट्रेट लाइन में होगा। तो अभी करना क्या, वो समझा रहा हूं। करना ये है, ये पोजीशन कब की है? x बराबर, सॉरी t बराबर 2 पर। आप ये भी चेक करो, t बराबर 0 पर उसकी पोजीशन क्या थी। तो क्या एट t = 0 x = 20? मतलब वो चालू कहां से हुआ? 20। 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर वो 20 से चालू हुआ है और फाइनली 8 पे पहुंच गया, तो डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन t = 0 टू t = 2, तो आंसर इज x बराबर 20 - 8, दैट इज 12। समझ में आ गया? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अब जब तक इनिशियल और फाइनल देख के डिस्टेंस तब तक निकालते जब तक स्ट्रेट लाइन मोशन। हाँ, क्या यहां तक सबको क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड x = हम्म। दस। चक्कर। मैंने पूछा फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड। थर्ड बोला है, 3 नहीं बोला। क्या थर्ड का मतलब समझते हो? 2 से 3। आया आंसर? बोलूं?
करें स्टार्ट। बोला डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड। थर्ड का मतलब है 2 से 3। तो सबसे पहली बात कुछ ये ध्यान देना, हो सकता है किसी ने सही भी करा है। यहाँ वेलोसिटी कितनी आई? 10t - 25। एक्सेलरेशन कितना है? 10। क्या एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? क्योंकि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी आप वो वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो, एस एनथ वाली। एस एनथ वाली इक्वेशन क्या थी वो भी समझिएगा। एस एनथ वाली इक्वेशन है एस इक्वल्स टू u+a/2 2n-1। आंसर देना ये u कब का होता है? इनिशियल मतलब एग्जैक्टली t बराबर 0 पर। तो यहां पर जो u की वैल्यू t बराबर 0 करके लिखोगे, दैट इज -25। सबको बात समझ में आ रही है? a क्या रखोगे? 10। n 3 - 1। क्या सबको समझ में? बट ये फॉर्मूला यहां यूज नहीं करना, बस बता रहा था ऐसे। इसलिए बता रहा था ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम कभी इस फॉर्मूले को यूज करना हो तो यू क्या रखते। क्या इस एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपसे क्या पूछा? जब भी आपको इस फॉर्मूले के यूज करने पे आंसर 0 मिल जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो सबसे पहले क्या यूज करता, मैं भी यही फॉर्मूला यूज करता। मेरे को आंसर जैसे 0 मिला, ये खुद को समझना है कि 0 का मतलब ये हो सकता है कि वो जहां से स्टार्ट हुआ वापस वहीं आ गया। यस और नो? इसका मतलब अब मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? आंसर 0 तो जब आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप क्या देखोगे? चेक व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। वेलोसिटी बिकम 0। अब फटाफट से देखो वेलोसिटी कहां 0 हुई। यहां 0 कर दो। 0 बराबर 10t - 25। t बराबर 2.5। सोचो 2.5 सेकंड में तो गाड़ी रुक गई। और अपने को कहां से कहां तक निकालना है? 2 से 3। गाड़ी रुक गई इसका मतलब ये नहीं गाड़ी आगे चल लेगी नहीं। गाड़ी के पास एक्सीलरेशन है। क्या मोशन अंडर ग्रेविटी में बॉल को ऊपर फेंका, 2.5 सेकंड में बॉल आके रुक गई। क्या रुक गई का मतलब क्या आगे चलेगी नहीं? क्या चलेगी, और क्या डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो अब देखो इसका पाथ कैसा बनेगा। पाथ ऐसा। सो जो t बराबर 0 पे यहां, t बराबर 2.5 पे यहां, और t बराबर 3 पे यहां। और आपका आंसर 0 आ रहा था इस फॉर्मूले से। ये रिप्रेजेंट करता है कि 2 से 2.5 तक जितना चला होगा उतना ही रिवर्स 2.5 से 3 चला होगा। क्या तभी तो आंसर 0 आएगा? अरे हाँ या ना? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक ऑप्शन 0 पक्का होता है, पर वो ध्यान रखो वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ है। अब मेरे को बताओ कहां से कहां तक का डिस्टेंस ढूंढना है? 2 से 3। करेक्ट। तो क्या अगर मैं इस वाले डिस्टेंस को ढूंढ लूं या इस वाले को ढूंढ लूं, बात सेम ही है। और उसको क्या कर देंगे? डबल। तो किसको ढूंढना आसान है, ऊपर वाला एक्स या नीचे वाला एक्स? ऊपर वाला एक्स या नीचे वाला एक्स? बेटा जब मोशन अंडर ग्रेविटी आप पढ़ोगे, और जब आपने 11th में पढ़ा था, क्या बॉल को ऊपर फेंका, कहां इजी पड़ता है सॉल्व करना, जाते वक्त या ऊपर से आते वक्त? आते वक्त में क्या फायदा मिलता है? क्या उस टॉप मोस्ट पॉइंट पे u0 मिल जाता है? क्या यहां पर भी तो यही हो रहा है? क्या इस पॉइंट से यहां तक का सॉल्व करूंगा तो क्या इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है इसी, और टाइम कितना 2.5 से 3 तक 0.5। तो कहना इसे फ्रॉम t इक्वल टू 2.5 to 3 सेकेंड, s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहा हूं। ये टर्म 0, तो x बराबर हाफ 10 × 0.5 का स्क्वायर। वैल्यू आ गई 1.25 मीटर। एंड फ्रॉम t इक्वल टू 2 to t इक्वल टू 3, distance covered is distance covered is 2x, which is equal to 2 into 1.25, that is
2.5 मीटर। दिस इज द आंसर। मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, क्योंकि आपका सबसे पहला आंसर 0 एस एनथ का। दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि वी चेक करो। जब वी चेक करोगे तो बीच में आएगा, आधा डिस्टेंस पहले चला, आधा डिस्टेंस मुड़ के आया, फिर उसका आधा पार्ट सॉल्व करो। छोड़ देंगे, कोई ट्रिक नहीं है, करना है। हो गया। हाँ, एक तरीका बता सकता हूँ तुम लोगों को कि कैसे मालूम पड़ेगा कि गाड़ी मुड़ेगी या नहीं मुड़ेगी। हाँ जी, बोलूं? पहली इक्वेशन देखो जो क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है? 5t² -25t +2। बेटा जब भी, माइनस नहीं, जब भी इन दोनों के साइन अल्टरनेट होते हैं गाड़ी पक्का घूमती है। दोनों के साइन सेम, गाड़ी नहीं घूमती। क्या बोला मैंने? दोनों के साइन अपोजिट, गाड़ी घूमेगी। कब घूमेगी कैसे मालूम पड़ेगा? वी निकालो, इक्वल टू 0 पर। दोनों के साइन सेम, गाड़ी नहीं घूमेगी। एवरीबडी क्लियर? बेटा क्वेश्चन ही तभी बनेगा जब उस पॉइंट पे घुमाना होगा, तो क्वेश्चन बनाऊंगा ही नहीं कोई टीचर। हाँ, चालू करें। जो कह दिया वो सत्य है बेटा। हाँ, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसने कॉपी कर लिया वो नेक्स्ट ट्राई करे। हाँ जी, सॉल्व करा क्या नेक्स्ट? जब ये वाला क्वेश्चन हो जाए तो इधर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा ये हुआ, पहले बताओ यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं? अगर आप यहां पर एक्सलेशन निकालोगे तो एक्सलेशन कितना आएगा? 4t। क्या एक्सलेशन टाइम डिपेंडेंट है? एक्सलेशन इज नॉट कांस्टेंट। यू कैन नॉट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर मेरे को एवरेज वेलोसिटी ढूंढनी है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बचा? ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला इज एवरेज वेलोसिटी
इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, कैसी बात हुई थी क्या प्रीवियस क्लास में? नहीं लिखा है? कोई बात नहीं, अभी लिखा दिया है, वापस टाइम दे सकता हूँ सॉल्व करने के लिए। और एक और चीज यहां बोल देता हूं, जब इस क्वेश्चन पे आओगे, इसको कहते हैं टाइम एवरेज, जब टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं। और इसको नेक्स्ट वाले को कहेंगे स्पेस एवरेज, जहां पर क्या लिखाता है एक्स। तो इसको निकालने का बस फॉर्मूला लिख रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इसको कौन सा कहते हैं बेटा? स्पेस एवरेज वेलोसिटी। इसको बोलते हैं टाइम एवरेज वेलोसिटी। ट्राई करिए, जो भी आ रहा है आंसर मुझे याद नहीं, क्वेश्चन तो मन से बना लेते बेटा। हाँ भाई डन। इसका आंसर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 2t² माइनस 1 dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, कहां से कहां तक? 0 से 3। तो ऊपर वाले का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा? 2t³ बाई 3 माइनस टी, 0 से 3। और ये कहां से कहां तक होगा? 3 - 0। वैल्यू रखते हैं, जैसे 3 यहां पर रखोगे, क्या 3 का एक 3 नीचे से कैंसिल हो जाएगा? 9 × 2 = 18 माइनस 3, यहां पर बेटा 15 आएगा। सॉल्व कर लेना, और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। सही है। इस वाले को ट्राई करें। क्या बेटा माइनस आ रहा है? इसका मतलब देखो इंटीग्रेशन नहीं आता कॉस का। हाँ बेटा बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, इंटीग्रेशन करना सिखाया है, डिफरेंशिएशन करना सिखा रहा हूँ। गया मतलब, क्या तुम्हें एक नाम चाहिए, एक कंसेप्ट चाहिए? तो चल रहा है ना। हाँ। हाँ जी। तुम फरारी चलाना सीख जाओ, उसके बाद कहोगे मारुति चलाना सिखाएंगे। उल्टा बोले हैं। हाँ। हाँ जी। नहीं, अगर ऐसा होगा बेसिक मैथ्स के लिए, देखो एनथ्यूज में लेक्चर गिवन नहीं होते, पर फिर भी अपने पास जब काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा और लेक्चर फ्री जा रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल हेल्प कर देगा उस चीज में। फ्लूइड बेटा चालू हो जाएगा तुम्हारे पास, अभी 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। आता ही नहीं है बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाने के लिए। हाँ जी चालू करो। इधर इधर ओए, चालू करो। यहां पर एवरेज वेलोसिटी, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ cos x। बताइए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? मुझे याद नहीं है, तो मैं सोचूंगा cos किसके डिफरेंशिएशन से आता था? क्या साइन का डिफरेंशिएशन cos? तो एग्जैक्टली exactly उसका उल्टा होता है कि cos का इंटीग्रेशन साइन। कहां से कहां तक? 0 से π/2। क्या रास्ते में कहीं पर ही माइनस आया क्या?
सोचो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कॉस नहीं होता, सिर्फ कॉस होता है। जब कॉस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन आता है। तो साइन एक्स 0 से π/2 अपॉन एक्स 0 से π/2, 1 - 0 अपॉन π/2, वैल्यू क्या होता है 2π/। बोलो सबको क्लियर? जल्दी से कॉपी करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या अभी तक ये मालूम नहीं पड़ा ये बात? क्या जाएगा? बेटा मेरे को आता तो मैं पढ़ाया था बेटा। हाँ, चालू करे बेटा, तू पढ़ाना चाहता है? चालू करे आगे। इधर देखना, करो स्टार्ट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दो। उस क्वेश्चन में पता है डेटा कुछ भी गिवन नहीं होता तब भी आंसर बहुत अच्छा आता है। बोलो क्वेश्चन, कोई कॉपी कर रहा है इसको? A particle start from rest. A particle start from rest with constant acceleration. A particle start from rest with constant acceleration. Find ratio of space average velocity to the time average velocity. Find ratio of space average velocity to the time average velocity. और याद करना है इसके आंसर, ठीक है? ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। चालू करूं? बेटा मैंने बोला स्पेस एवरेज वेलोसिटी, क्या इसका मतलब जब मैं स्पेस एवरेज वर्ड बोल रहा हूं, इट मींस v एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्या जब मैं टाइम एवरेज वेलोसिटी बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं कहने का मतलब है v एवरेज बराबर इंटीग्रेशन ऑफ v dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। बोलो यहां तक बात सबको समझ में आई या नहीं? फॉर्मूला क्लियर है? यहां पर अपनी उम्मीद क्या है कि जो v होना चाहिए वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, और यहां पर जो v होना चाहिए वो फंक्शन ऑफ t। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि उसकी इक्वेशन में x आना चाहिए, उसकी इक्वेशन में t आना चाहिए। क्लियर है? तो बेटा क्या इस क्वेश्चन में दे रखा है u 0 है? करेक्ट। क्या ये बोल रखा है एक्सप्रेशन कांस्टेंट है? तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं? अब ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे जिसके अंदर इस v की जगह x वाली टर्म आ जाए। x का मतलब कितना चला। तो क्या थर्ड इक्वेशन मन में सोचो, तो u 0, तो क्या v स्क्वायर इक्वल टू 2ax, v की वैल्यू किसके बराबर? अंडर रूट ऑफ 2ax। तो क्या मैं इस v को पूरा रिप्लेस कर सकता हूं 2ax? कर सकते हैं बेटा। सोचो 2 और a अंडर रूट के साथ कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, या क्या बचेगा? रूट एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, क्या एक्स की पावर हाफ हो गया? वो इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। इसका मतलब √2a बाहर, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। क्या सबको ऊपर वाला इंटीग्रेशन समझ में आ गया? नीचे dx का इंटीग्रेशन x। अब आंसर दीजिएगा, ये x की पावर 3/2 और नीचे x, क्या माइनस हो जाएगी पावर? तो 3/2 माइनस 1 क्या बच जाएगा? हाफ। तो सोचिए आंसर विल बी √2a एक्स की पावर हाफ अपॉन 3/2। सोचो एक्स की पावर हाफ क्या होता है?
रूट एक्स, तो क्या वापस इसको ऐसे लिख दूं, रूट 2ax, और 2 ऊपर, 3 नीचे। और ये बताओ, ये रूट 2x किसके बराबर था, किसके लिए लिखा था अपन ने? तो क्या आसान भाषा में इसको 2/3 भी लिख दो? अभी नहीं आएगा? पक्का? ये कौन सा सॉल्व करा? स्पेस एवरेज। अब मुझे बोला टाइम एवरेज, तो बताओ यहां पर वी की एक ऐसी इक्वेशन लिखूं जिसमें टाइम आए। सोच के आंसर देना। क्या लिख दूं वी की जगह? क्या फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकता हूं कुछ? क्या यू कैसा हो गया, 0? तो जब यू 0 हो गया, यहां सॉल्व कर रहा हूं बेटा, तो वी एवरेज इंटीग्रेशन ऑफ एटी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, एक कांस्टेंट t² / 2 अपॉन टी। क्या आंसर 80/2 आया? ये बताओ 80 क्या है? वी को तो अपन ने 80 लिखा था, तो क्या इसको फाइनल आंसर v/2? अब रेशो ले लेते हैं, किस किस का रेशो चाहिए? स्पेस एवरेज, एवरेज वेलोसिटी टू द टाइम एवरेज वेलोसिटी। क्या द वैल्यू इज, वहां से आए 2/3v, यहां से v/2, आंसर इज 4/3। मतलब आप स्पेस एवरेज निकालो या टाइम एवरेज निकालो, आंसर सेम नहीं आता। एवरीबडी क्लियर? और इन दोनों का रेशियो कितना है? 4/3। ये आंसर याद होना चाहिए, स्पेस एवरेज टू द टाइम एवरेज। एग्जाम में पता है क्या होता है? ये तो याद होता है 4/3 था, पर याद नहीं होता टाइम ऊपर था या स्पेस ऊपर था। स्पेस हमेशा ऊपर रहता है। हाँ। वाह। बहुत कंट्रोल करना पड़ता है इसको, इच्छा तो करती चिल्लाने की। चेक करते हैं।
एवरेजिंग जो अपन करते हैं, एक में टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, एक में पोजीशन के अकॉर्डिंग करते हैं। कोई भी चीज का एवरेज निकालने का तरीका। एवरेजिंग का मतलब है था कि अपन, हाँ, सबने कराई वाला सॉल्व क्या? इक्वेशन मोशन लगा दी, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्सप्रेशन कैसा है, वेरिएबल। अगर एक्सप्रेशन वेरिएबल है तो आपके पास तरीका क्या बचा? अब ध्यान दीजिएगा, क्या इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी, ये फॉर्मूला है। अब इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, एक्सप्रेशन कितना है, 2t-1 डी टी इक्वल्स टू v माइनस यू। कहां से कहां तक, 0 से 4। तो इसका इंटीग्रेशन करा 2t² बाई 2 - t, 0 से 4 इक्वल्स टू v-4। और वैल्यू रखी 16 - 4, v-4। तो v कितना आ गया, 16 मीटर पर सेकेंड। सबको समझ में आया? क्या याद रखना है अपने को, कि इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी। बोलो, यहां तक सबको समझ में आया? कोई कॉपी कर रहा है? लिखना कुछ। A particle is moving with a particle is moving with acceleration a equal to kt. A particle is moving with acceleration a equal to kt, where k is constant। और t तो समझते हो ना, t क्या है, टाइम, where k is constant। Find velocity at time t. Find velocity at time t if initial velocity is, u. Find velocity at time t if initial velocity is u। अरे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है डिट्टो। हम्म। क्या होगा बच्चों? क्या, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी बराबर डेल्टा वी। तो v माइनस यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज a, के टी डी टी। तो v माइनस यू इज के टी स्क्वायर बाई 2। तो v कितना हो जाएगा, u प्लस के टी स्क्वायर बाई 2। अरे सही, डाउट है पूछे? सबको समझ में आया? ये सारे क्वेश्चन अभी तक कैलकुलस के चल रहे थे, अब थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब ग्राफ लेके आता हूँ। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा ग्राफ तुम्हें बनाना है, ग्राफ मैं बनाऊंगा, सोल्यूशन तुम लाओगे। ठीक है? हाँ, अब ग्राफ का मतलब समझेगा क्या? लास्ट क्लास में ने लिखाया था क्या, कि ग्राफ ऑफ वीटी गिव्स यू द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, लिखाया था? ठीक है, करे चलो।
क्या यार, यू आर अ गुड क्वेश्चन. Find the distance and displacement from given graph. ये v मीटर पर सेकंड में है और ये t, मैंने थोड़ा सा चेंज करा है देख. यहाँ 7 लिखा है. ट्राई करें. भूल गया बेटा, अब तो ढूंढ बेटा. हाँ भाई. बातें ना करें, सबसे पहले ये सोचे कि ये वाला पॉइंट कैसे निकालें. क्या इसको निकालने का तरीका कैसे होगा. क्या अपन कह सकते हैं कि ये यहाँ का जो एंगल होगा वो एंगल यहाँ का भी होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल. ये थीटा, तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा. तो क्या दोनों का टेन थीटा इक्वल होगा. तो यहाँ के टेन थीटा से बात करें तो यहाँ का डेटा कितना आएगा. टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा. यहाँ कितना होगा, 10/2. इसका अननोन, इसको लिख देता हूं v. v/1. क्या v की वैल्यू, सबको समझ में आया. ये मेरे को क्या मिल गया बेटा, v. अब आप सॉल्व करिए, आप इसका एरिया निकालिए. तो पहले एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ अपर पार्ट कितना आ रहा है बेटा. मैं तो डायरेक्टली ट्रिपेजियम का फॉर्मूला लगा रहा हूं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 6 + 2 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम 10. क्या यहां से 40 आ गया. एंड एरिया ऑफ लोअर पार्ट, क्या दैट इज, वो ट्राइंगल है हाफ 1 × 5. क्या वैल्यू 2.5 आ रही. तो अब मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 + 2.5, 42.5. एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज 40 - 2.5, 37.5. सबको क्लियर या नॉट क्लियर. अरे समझ में आया.
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस ग्राफ चेंज कर दो। बस बातें नहीं। अगर तुम्हें यहाँ का भी अगर ये चाहिए तो ये 7, ठीक है। थर्टीन और 3 -3। हाँ भाई, कितने लोग ने एरिया निकाल लिया या निकाल रहे? एरिया, एरिया, एरिया। बेटा, सबसे बड़ी गड़बड़ी अपन जल्दबाजी में, ऐसा नहीं है, तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एरिया निकाला होगा। हाँ, तो अपन क्या निकालते हैं इसमें? एरिया, विच इज प्योरली रोंग। क्या यहां पर ग्राफ किसके बीच में? एक्स टी। एक्स इज व्हाट? पोजीशन। ध्यान से सुनना, क्या वो इस पोजीशन से 4 से -4 गया? तो इन क्वेश्चन में डिस्टेंस कैसे लिखते हैं? क्या डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता है? तो 4 से 0, 0 से -4, 4 + 4, 4 से वापस 0, 4, फिर 0 से वापस 2, 2, क्या 14 मीटर डायरेक्टली डिस्टेंस आ गया। और डिस्प्लेसमेंट इज द इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप। क्या इनिशियल पोजीशन इज 4, फाइनल इज 2, तो आंसर इज 4 - 2। फाइनल माइनस इनिशियल कर देते, तो 2 - 4 -2। अरे, सबको समझ में आया? बहुत बड़ा ध्यान रखना है ये बात कि एक्स टी और वीटी ग्राफ में कौन सा ग्राफ? हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, क्या हो रहा है? चालू करूं? लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration alpha. A particle start from rest with constant acceleration alpha for some time, for
some time, then it starts deaccelerating, then it start deaccelerating with beta, with beta till the particle stop, till the particle stop. Time taken in the whole journey, time taken in the whole journey is capital T. Time taken in the whole journey is capital T. Find first Vmax, Vmax का मतलब समझ गए, मैक्सिमम वेलोसिटी. सेकंड डिस्टेंस कवर्ड, सेकंड डिस्टेंस कवर्ड. हाँ जी, डन. बेटा इस क्वेश्चन को सोचने के दो तरीके हैं. या तो ग्राफ से सोचो, या आप सिंपल जैसे सॉल्व करता है वैसे करें. पर क्वेश्चन को ग्राफ से करेंगे तो बहुत ज्यादा इजी पड़ता है. ढंग से देखिएगा कैसे. ये बताओ पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ? रेस्ट. अगर मैं ग्राफ वीटी बनाता हूं तो वीटी ग्राफ कहां से स्टार्ट करूं? ओरिजिन से, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ. क्या उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट या वेरिएबल? जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो क्या एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा. कब तक? जब तक वो एक्सेलरेट कर रहा है. क्या उसके बाद मैंने बोला इट स्टार्ट डी एक्सेलरेटिंग. तो क्या डी एक्सेलरेट मतलब कम होते होते कहां पर? यहां तक. क्यों यहां तक? बिकॉज मैंने बोला है जब तक गाड़ी रुक ना जाए. तो क्या इस पॉइंट पे आके वापस वेलोसिटी जीरो हो गई? ये बताओ इस पूरे ग्राफ के अंदर कहां दिख रहा है कि वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम? क्या ये वाला? और ये ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, कि अपन भी अगर टू व्हीलर चला रहे, फोर व्हीलर चला रहे, जब तक मैं एक्सलरेट दे रहा हूं तो क्या गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी? जिस पॉइंट पे मैंने एक्सलेशन हटा के ब्रेक पे पाँव लगाना चालू कर दिया तो क्या गाड़ी की स्पीड वहीं से कम हो जाएगी? तो वो जो लास्ट पॉइंट जहां तक मैंने एक्सलेशन दिया था, क्या वहां पर वेलोसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम. उड़ा. क्या यहां तक मुझे इतनी बात गिवन है? और एक और चीज गिवन है कि यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल टाइम लगा वो टी है. मैंने अपने मन से अज्यूम कर लिया ये टाइम T1, ये टाइम T2, ये अज्यूम कर लिया. क्या इसका स्लोप अल्फा, इसका स्लोप उड़ा. सबको समझ में आया? अब पहली इक्वेशन, क्या स्लोप इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं? अल्फा स्लोप है, स्लोप का मतलब टेन थीटा.
क्या टेन थीटा मतलब वी मैक्स बाई टी वन? तो क्या अल्फा इज इक्वल टू, मना कर देना समझ में नहीं आया तो, सबको आ गया? सिमिलरली इस वाले के लिए क्या ये वाला स्लोप, क्या स्लोप नेगेटिव है? ध्यान दे दे। क्यों नेगेटिव है? बिकॉज एक्स एक्सिस से कैसा एंगल बन रहा है? ऑप्टिकस। पर क्या रिटार्डेशन भी अपना नेगेटिव है? तो डायरेक्टली लिख दूं बीटा बराबर वी मैक्स बाय टी टू। दोनों नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होगा। उड़ा। सबको समझ में आया? और अपने को एक और चीज मालूम है, टी बराबर टी वन प्लस टी टू। यहां से क्या टी वन की वैल्यू ऊपर से और टी टू की वैल्यू यहां से रख सकता हूं? तो क्या बन जाएगी बेटा? दैट इज वी मैक्स बाय अल्फा प्लस वी मैक्स बाय बीटा। मुझे पहले पार्ट में पूछा ही वी मैक्स गया है, तो जब वी मैक्स पूछा गया है तो टी बराबर वी मैक्स कॉमन ले लिया, अंदर एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, इधर क्या बन जाएगा? बीटा प्लस अल्फा। तो क्या वी मैक्स की आंसर आ गया अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी? क्या सबको पहला आंसर समझ में आया या नहीं आया? पक्का? सेकंड आंसर और इजी है। मैंने बताओ सेकंड आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? डिस्टेंस। ये बताओ वीटी ग्राफ का एरिया है तो डिस्टेंस होता है ना भाई। तो एरिया क्या होगा इसका? एरिया इक्वल टू डिस्टेंस। क्या दिस इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट? सही गलत? सबको समझ में आया? वी मैक्स को हाइट क्यों लिखा, सबको क्लियर है? तो वैल्यू रख दी हाफ टी इंटू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो फाइनल आंसर इज हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। हाँ भाई, यहां तक सोच के बताओ, कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन सबको समझ में आया? हाँ जी, बिल्कुल निकालना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं। बिल्कुल लगेगा। ये एग्जाम में आया कुछ। हाँ जी, चालू करूं? अब नोट के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, क्वेश्चन को विराम दे देते हैं, 5 मिनट बचे। हाँ, वापस अगली बार क्वेश्चन लिख लें। बस ये 5 मिनट की इसलिए थ्योरी लिखा रहा हूँ ताकि अगली बार वापस आते क्वेश्चन कर। हाँ, क्या कह रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को तो बोलना है। हाँ, अभी इतनी जल्दी नहीं मिल सकता बेटा। चालू करें? क्या कह रहा है? पगला गया है। लिखे? हाँ जी, लिख लो पहला स्टेटमेंट। चलो, स्टेटमेंट बोलने से पहले प्रश्न पूछ लेता हूँ उस स्टेटमेंट का, फिर लिखाई दूंगा। इफ अ पार्टिकल, ढंग से सुनना, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ट्रू या फॉल्स? इफ अ पार्टिकल इज, अब क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विथ
कांस्टेंट स्पीड, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इफ अ पार्टिकल इज, पहले वाले में क्या मूव कर रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी, अभी क्या मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड। अब मैंने दोनों ही में पूछा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल होगा, कब होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में, कांस्टेंट स्पीड में होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, सर्कुलर मोशन, क्या सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, पर एक चक्कर में डिस्टेंस तो होता है 2πr, पर डिस्प्लेसमेंट 0। तो इसका मतलब वहां पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होना जरूरी नहीं है। पर जब मैं बोलता हूं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, डायरेक्शन भी सेम और स्पीड भी सेम। इसका मतलब क्या, मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, और स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। एवरीबॉडी क्लियर। तीसरा, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। बिल्कुल सही है, किसी भी इंस्टेंट पर जो उसकी स्पीड होगी वो एवरेज के बराबर होगी, बिकॉज उसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट, और डायरेक्शन भी कैसा है, कांस्टेंट, बिकॉज मैंने वर्ड बोला था कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर, लिखते जाना। नोट के अंदर पहला पॉइंट, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद, if a particle is moving with constant velocity, if a particle is moving with constant velocity, then if a particle is moving with constant velocity, then ऐसे लिखना है, average speed equals to average velocity equals to instantaneous speed equals to magnitude of instantaneous velocity। लिख लिया। नेक्स्ट बोलूं बेटा, if a particle is moving with constant speed, if a particle is moving with constant speed, then it is not necessary, if a particle is moving with constant speed, then it is not necessary that average speed, then it is not necessary that average speed is equal to average velocity. Then it is not necessary that average speed is equal to average velocity. Example, uniform circular motion. एक थर्ड स्टेटमेंट और लिखनी लास्ट, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, लिखना, नेगेटिव एक्सेलरेशन डज नॉट डिफाइन रिटार्डेशन, negative acceleration does not define retardation. Negative only specify the direction of it. Negative only define the direction of it. Negative acceleration does not define retardation. Negative only is, क्या लिखा है, only specify the direction of it. In negative acceleration, in negative acceleration, speed of particle, in negative acceleration, speed of particle can also increase. वापस बोल रहा हूं, negative only specify the direction. In negative acceleration, speed of particle can increase. Example, free fall. क्या फ्री फॉल में जी नेगेटिव होता है, और जब कोई चीज फ्री फॉल करती है तो क्या उसकी स्पीड बढ़ती है, तो वहां पर वो रिटार्डेशन नहीं है।
हाँ जी, होमवर्क इज बिगिनर बॉक्स 2, बिगिनर बॉक्स 3, एक्सरसाइज 1 में टिल 40। हाँ जी, मॉड्यूल देना एक मिनट, तो 2 नंबर है, 1 नंबर। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2, 5, 8। एक्सरसाइज 2 का 2, 5, 8 और देख के बता रहा हूं। 15, नहीं 15 नहीं है, 14 है। 14, नेक्स्ट 21, 25। बेटा काइनेमेटिक्स से बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं मॉड्यूल में। 42 ओनली विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। किसका है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1,